बच्चों, इस टॉपिक का एग्जाम में जो वेटेज है दैट वुड बी फॉर ऑलमोस्ट 5 मार्क्स। चलिए बच्चों, तो बच्चों व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी? तो अगला जो डिस्कशन है बेसिकली दैट इज ऑन लीगल मेट्रोलॉजी। तो बच्चों, लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है? तो लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब बच्चों ऐसे कानून जो किससे रिलेट करते हैं बच्चों? वेट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं बच्चों। अगर मैं 5 किलो का सामान खरीद रहा हूँ, अगर मैं 5 किलो का सामान खरीद रहा हूँ तो क्या मुझे 5 किलो मिल रहा है? और वो जो 5 किलो है किस आधार पे, वो 5 किलो का जो वजन है क्या वो सच में 5 किलो है? मतलब कि वो झूठा वजन तो नहीं है। अगर आपको वो जो वजन करने का माप है, पेट्रोल पंप पे वो जो पेट्रोल वाले वो जो मीटर दिखाते हैं, तो वेट करने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या वो सारे इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड्स, सारे इंस्ट्रूमेंट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं? ये बेसिकली लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लीगल मेट्रोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। लीगल मेट्रोलॉजी का जो स्कोप है वो 3 एरियाज में है बच्चों। पहला, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट और पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन सेफ्टी, ब्लड शुगर लेवल, ये सारी चीज़ें। नाउ उसके बाद चलिए स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर। तो बच्चों, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर भारत सरकार ने वेट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्या बनाए रखे हैं? स्टैंडर्ड्स बनाए रखे। लंच ब्रेक बेटा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं कर देता हूँ। मेरे ख्याल से इस चैप्टर को खत्म होने में 35 to 40 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद अपन लंच पे जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज OIML? OIML का मतलब क्या होता है? OIML इज नथिंग बच्चों, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेट्रोलॉजी, इसकी ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। बहुत सारी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। 1955 में बनी थी। और OIML स्टैंडर्ड है। मतलब OIML क्या सेट करती है? स्टैंडर्ड बताती है कि ये 1 kg है। 1 kg का स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ये अब पूरे वर्ल्ड में जितने भी 1 kg के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे वो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेंगे। OIML लीगल मेट्रोलॉजी की जो प्रोसीजर्स है, वेट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स है, उसको अक्रॉस द वर्ल्ड क्या करती है बच्चों? OIML क्या करती है? हार्मोनाइज करती है। और OIML टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन इश्यू करती है कि भाई, जैसे अभी आपको पता होगा रिसेंटली 1 kg 0.001 ग्राम से कम हो गया है बच्चों। मतलब 1 kg में जितना सामान आपको मिलता था उससे इतना सामान कम मिलेगा। ये स्टैंडर्ड OIML इश्यू कर, ठीक है। OIML का एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी है बच्चों। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, इफ आई मैन्युफैक्चर वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैं OIML से क्या ले सकता हूँ बच्चों? सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। OIML का ठप्पा लग सकता है कि भाई ये वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? OIML सर्टिफाइड है। तो OIML से मैं सर्टिफिकेशन ले सकता हूँ बच्चों। और हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की जो नेशनल मेट्रोलॉजी सर्विसेज है, वो OIML सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर सकती है। वॉलंटरी बेसिस पे करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। डीलर बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्या करता है बच्चों? बाय करता है, सेल करता है, सप्लाई करता है वेट और मेजर को। मतलब डीलर इज बेसिकली द वन हु डील्स इन वेट्स एंड मेजर्स। एक्सपोर्ट सेम, इंडिया के बाहर लेके जाना। इंपोर्ट बाहर से इंडिया लेके आना। लेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? लेबल, लेबल मतलब स्टिकर। कोई भी रिटर्न, लिखा हुआ, मार्क, स्टैम्प, प्रिंटेड या ग्राफिक मैटर, प्री पैक्ड कमोडिटी में कोई भी रिटर्न, प्रिंटेड, ग्राफिक मैटर अगर आप लगाते हैं प्री पैक्ड कमोडिटी, प्री पैकेज कमोडिटी में, उसको हम लेबल बोलते हैं। व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी? लीगल मेट्रोलॉजी एक मेट्रोलॉजी का पार्ट है। मेट्रोलॉजी मतलब लॉज रिलेटिंग टू वेट एंड मेजरमेंट। मतलब मेट्रोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें हम किससे डील करते हैं? वेट एंड मेजर की यूनिट्स, किलोग्राम, ग्राम, मेथड्स, किसी चीज को कैसे वेट कैसे करना है। और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वेट एंड मेजर के क्या है इंस्ट्रूमेंट, उनसे डील करता है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? सॉरी, मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है?
कोई भी व्यक्ति जो पार्ट सब पार्ट सब कुछ मतलब द वन हु एक्चुअली मैन्युफैक्चर्स। दूसरा, जो व्यक्ति क्या करता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता, असेंबल करता है, अलग अलग पार्ट्स असेंबल करता है, ठीक है। और जो असेंबल होकर जो पार्ट बनता है उसको बोलता है, क्लेम करता है एंड प्रोडक्ट एज हिज प्रोडक्ट। और तीसरा, जो कुछ नहीं करता, जो ना खुद मैन्युफैक्चर करता है ना ही असेंबल करता है, बट आखिरी में बोल देता है कि एंड प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट है। प्रोटेक्शन बच्चों, वेट और मेजर इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है, जैसे मैंने आज अपना शुगर लेवल चेक किया, वो आया 300। ओ, वेट और मेजर इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेके जो भी मैं क्या लूंगा, स्टेप्स लूंगा ह्यूमन बीइंग या फिर किसी एनिमल के वेल बीइंग के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रीपैक प्रोटेक्शन। प्रीपैक कमोडिटी एक ऐसी कमोडिटी जो परचेजर की गैर मौजूदगी में क्या की जाती है, पैक की जाती है और सील की जाती है, और उसमें प्री डिटरमाइंड क्वालिटी होती है। पर्सन के अंदर सब आ जाएंगे बच्चों, HUF, इंडिविजुअल। प्रीमाइस, जहाँ पे आपका बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह चल रहा है। वेयर हाउस, गोडाउन, जहाँ पे गुड स्टोर करते हैं, जहाँ पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हुए हैं। वेलिंग हाउस, रहने वाला घर, अगर उस घर का कोई हिस्सा आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप किसी वेसल या किसी व्हीकल वगैरह के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या मानते हैं बच्चों, या फिर किसी वेसल के थ्रू, शिप वगैरह के थ्रू अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसको भी हम क्या मानते हैं, प्रीमाइस। सेल का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर देना वेट और मेजर में। रिपेयरर का मतलब क्या है बच्चों, जो बंदा क्या करता है, एडजस्ट करता है, क्लीन करता है, तेल लगाता है, पेंट करता है। वेट एंड मेजर, या फिर कोई भी वेट एंड मेजर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि वेट एंड मेजर क्या करते हैं, इस एक्ट के स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, मैच कर। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों, कंपेयर करना, चेक करना, टेस्ट करना, एडजस्ट करना, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी वेट एंड मेजर का इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है या नहीं करता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन, ठीक है बच्चों। स्टैम्प का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टैम्प का मतलब क्या होता है, स्टैम्प का मतलब एक मार्क जो आपने कैसे लगाया है, कोई लेबल, कोई मार्क, कैसे बनाया है मार्क, इम्प्रेस करके, कास्ट करके, एनग्रेव करके, ब्रांड करके, अफिक्स करके। क्या फिक्स करके, प्री स्ट्रेस्ड पेपर सील, सील लगा के बच्चों। ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, ये स्टैंप आपने क्यों लगाया है कि वेट और मेजर क्या करता है, मैच करता है। तो मतलब स्टैंप के थ्रू आप एक स्टैंप लगाएंगे जो ये चीज़ का, इस चीज़ का प्रमाण होगा कि वेट और मेजर क्या कर रहा है, इस एक्ट के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। या फिर ये बताता है कि नए वाले मार्क, नया नया मार्क लगाए, नए वाले मार्क से जो पुराना वाला मार्क है उसको हमने क्या कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है, उसको हमने यूजलेस बना दिया। मतलब नया मार्क लग गया, अब वो ये नया मार्क ये दिखा रहा है कि इसके पहले जो मार्क लगा था अब वो यूजलेस हो गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 4 कहता है कि यूनिट ऑफ वेट एंड मेजर इसके हिसाब से होगा बच्चों, मैट्रिक सिस्टम के आधार पे होगा, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो बच्चों हम नंबर्स में मेजर करेंगे, मतलब 1 2 3 4 मतलब मैट्रिक सिस्टम पे मेजर करेंगे, और यूनिट्स जो होंगी वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इंडिया में यूज होगी। सेक्शन 5 बोलता है कि अगर लेंथ मेजर करना है तो मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, और सब्सटेंस मोल, इन सारे तरीकों से आप मेजर करोगे। सेक्शन 7 बोलता है कि जो सेक्शन 5 में बेस यूनिट्स बताई गई हैं उनको आप क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड्स मानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उन ऑब्जेक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी, उन ऑब्जेक्ट्स को बताएगी जिसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं कि कोई भी वेट स्टैंडर्ड का है या नहीं है। स्टैंडर्ड वेट और मेजर के अलावा कोई भी दूसरा वेट आपको यूज़ करना नहीं है। और अगर आप इंडिया के बाहर सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो ये सारी स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के स्टैंडर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉलो कर सकते हैं, ये आपको याद में रखना, ठीक है। सेक्शन 11 क्या बोलता है बच्चों, आप बच्चों कोई भी एडवर्टीजमेंट दें, कोई भी अनाउंसमेंट करें, इनवॉइस दें, कैश दें, कोई भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करें, बिल एड्स दें,
तो बच्चों उस बिल में वो वाउचर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है बच्चों, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर के हिसाब से। बच्चों जैसे मैं आपको अगर पानी बेच रहा हूँ तो मैं ये नहीं लिख सकता कि 5 kg वाटर का 50 रुपए, नहीं, मुझे स्टैंडर्ड ही दिखाना है, 5 लीटर ही दिखाना है, मतलब मुझे अपने बिल में, ये आपको ध्यान। सेक्शन 12 क्या बोलता है, कोई भी कस्टम यूसेज प्रैक्टिस और मेथड जो इंसान को डिमांड करे रिसीव करे एनी क्वांटिटी, मतलब कोई भी पुराना कस्टम हो मेथड हो जिसके थ्रू आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, स्टैंडर्ड्स के अलावा, स्टैंडर्ड्स के बगैर, वेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव में आम लीटर में बिकता है, 10 लीटर आम दो, तो बच्चों वो उस स्टैंडर्ड को हम क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, उसको क्या माना जाएगा, पॉइंट माना। अब बच्चों ये तो एक्ट हो गया बच्चों। अब इस एक्ट के अंदर हमको क्या करना है बच्चों, इन्फोर्स करने वाले ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं बच्चों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट कर सकता है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके क्या अपॉइंट कर सकती है बच्चों, ये बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ये मैटर आता है। तो इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है बच्चों, नोटिफिकेशन देके क्या अपॉइंट कर सकती है बच्चों, डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और बाकी के एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, हर एक डायरेक्टर अपनी ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में डिस्चार्ज करेगा और जो भी ऑफिसर्स हैं ये पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। उसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं बच्चों। ये लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के लोग होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर को भी डेलीगेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन। उसके बाद इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, इंडियन पिनल कोड नहीं, भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है? उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी ऑफिसर अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एडिशनल कंट्रोलर, जॉइंट कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, ये सारे पावर, ये सारे ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेगी एक्ट के अंदर ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये अपने अपने एरियाज में पावर्स एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे सीनियर ऑफिसर कौन है, कंट्रोलर। तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर कंट्रोलर के उसमें, कंट्रोलर के कंट्रोल में, कंट्रोलर के सुपरविजन में अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड, इधर देखिए, डायरेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर या फिर कोई भी ऑथराइज्ड एम्प्लॉय, अगर उसको लगता है कि इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है, मतलब किसी जगह पे नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर यूज हुए हैं, स्टोर किए गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं बच्चों, उस जगह का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन के दौरान वो क्या कर सकते हैं, सीज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी नॉन स्टैंडर्ड अनवेरीफाइड वेट एंड मेजर है, जो भी पैकेज है, सामान की पैकिंग है जिसमें लेबल लगा हुआ है पर लेबल में स्टैंडर्ड वेट और मेजर लिखे हुए नहीं है, आप उनको, स्टेट गवर्नमेंट उनको जब्त कर सकती है, लेकिन जो ओनर है वो फॉरफिटेड आर्टिकल वापस ले सकता है और उस फॉरफिटेड आर्टिकल की जितनी वैल्यू है वो दे सकता है सरकार को। ठीक है, however if the owner of such weight and measure get unverified instrument stamped within the prescribed time then instrument will not be, sorry, पैकेज तो आपका खत्म हो जाएगा। जो अनवेरीफाइड इंस्ट्रूमेंट है अगर आप उनको वेरीफाई करवा लें, ठीक करवा लें, तो आपका इंस्ट्रूमेंट वापस कर सकते हैं। जो गुड्स हमने सीज किए हैं, लेबल वगैरह फॉरफिट किए हैं, वो अगर नेचुरली खराब हो सकते हैं, पेरिशेबल हैं, तो रूल्स बनाएंगे। तो बच्चों ये ध्यान में, ये पॉइंट्स बता दिए हम। जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कितने वेट और मेजर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इन सब के क्या मेंटेन करने हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं प्रिस्क्राइब वे में। ठीक है, और ये रिकॉर्ड आपको इंस्पेक्शन, बच्चों ये एग्जाम में 2 से 3 बार आया है क्या, डिक्लेरेशन ऑफ प्री पैकेज्ड, डिक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज्ड कमोडिटी, ध्यान से देखिए, नो पर्सन शेल मैन्युफैक्चर, किसी भी इंसान को मैन्युफैक्चर नहीं करना है, पैक नहीं करना है, सेल नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है any pre-packed commodity unless package is in so standard quantity or number and bears thereon declaration in particulars। जब तक आपके पैकेज के ऊपर वो क्वांटिटी और वो नंबर जो इस एक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से है, या प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी और प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड जो बताया है वो नहीं है, तब तक आप कोई भी सामान बेच नहीं सकते। ठीक है, आपके पैक
आपके प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, डिक्लेरेशंस भी होने चाहिए। एनी एडवर्टीजमेंट मेंशनिंग द रिटेल सेल प्राइस ऑफ प्री पैक कमोडिटी शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन एज टू नेक्स्ट क्वांटिटी। अगर आप अपने एडवर्टीजमेंट में प्राइस दिखाते हैं कि भाई ये पार्ले जी का बिस्किट है 4 रुपए का, तो आपको ये भी बताना है कि उसमें क्वांटिटी कितनी है या फिर कितने नंबर की क्वांटिटी है प्रिस्क्राइब देने की, ये आपको ध्यान दें। अगर आप वेट और मेजर इंपोर्ट करते हो, चाइना वगैरह से इंपोर्ट करते हो, तो भी आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना है। अगर आप कोई भी नया मॉडल बनाना स्टार्ट करना चाहते हो वेट एंड मेजर का, तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों, ये आप आयरन, ये आयन के जो वजन होते हैं ना, आयन वाले जो सब्जी वाले रखते हैं, पीतल के वजन, कैरेट स्केल, बीम स्केल, स्केल जो होती है, जो रिटेल ट्रेड में यूज़ होता है, या फिर लिक्विड को आप मेजर करने के लिए कुछ बनाते हैं मग्गे वगैरह जो 20 लीटर कैपेसिटी ज़्यादा की नहीं है, इसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत, ठीक है। बिना लाइसेंस के आप क्या नहीं कर सकते, ना ही आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ही आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा मैन्युफैक्चरर है उसने कोई अगर वेट एंड मेजर बेचा है तो वो उसको रिपेयर कर सकता है बच्चों, उसके लिए कोई अलग से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम्म, उसके बाद सेक्शन 24 वेरिफिकेशन। एवरी पर्सन हैविंग एनी वेट एंड मेजर इन हिज पोजीशन। अगर आपके पास क्या है बच्चों, अगर आपके पास कोई भी वेट और मेजर इंस्ट्रूमेंट है आपके पोजीशन में या कंट्रोल में, in a circumstances indicating that such or weight or measure is being or it is intended used by him in a transaction और फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब वेरीफाई करने के लिए, वो याद हो आपको, वो रीडिंग लेके हम क्या करते हैं, वेलबींग ऑफ ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों कुछ भी नहीं बच्चों, आप कोई भी वेट एंड मेजर आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं या ट्रेड के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो आपको क्या करवाना है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करना, वेरीफाई करवाना है। इसके द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा, कहाँ पे कैसे होगा, ये रूल्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द काइंड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट फॉर विच वेरिफिकेशन। बच्चे गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर में कौन से वेइंग इंस्ट्रूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना है, ये भी गवर्नमेंट आपको बता सकती है। गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर कहाँ पे होंगे, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर बच्चों, ये कुछ यहाँ पे फाइन बच्चों, पनिशमेंट है बच्चों अगर आप गलत वेट एंड स्टैंडर्ड यूज़ करते हो। उसके बाद वेट एंड स्टैंडर्ड को से आपने क्या किए, छेड़छाड़ किए, जिसके चलते वो वेट और सही वेट दिखाता नहीं है, आपको जेल हो सकती है 6 महीने से साल तक। उसके बाद आप नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर क्या कर रहे हो बच्चों, सेल कर रहे हो, तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। उसके बाद बच्चों आप क्या कर रहे हो बच्चों, जितनी क्वांटिटी सामने वाले ने परचेस की है, अगर आप उससे लेस क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप वेट एंड मेजर ही गलत दिखा रहे हो, तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। उसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, 1 साल तक की जेल या फाइन हो सकती है। प्री पैक कमोडिटी में प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन नहीं दिए, आ, पहली बार में 25,000 रुपये तक का, बाद में 50,000 रुपये तक का, 50,000 से 1 लाख तक का, या फिर 1 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर के अलावा अगर आप कोई दूसरा न्यूमरल या नंबर यूज़ करते हो तो 1 साल तक की जेल हो सकती है। अच्छा, ये लास्ट में इनको ही पेल दिया, अगर फूटी, अगर फॉल्स और वेक्सेशियस सर्च, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं कौन, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, तो इनको भी 1 साल तक की, ये आपको। काउंटरफिटिंग सेल बच्चों, आप झूठी सील्स, वो याद है ना, सील सील हम लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, इसके थ्रू हम प्रूफ करते हैं कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट सही वेट दिखाता है नहीं दिखाता है। कोई व्यक्ति अगर झूठी सील लगाता है, उसको बेचता है, अपने पास स्टोर करता है, झूठी सील, फेक सील्स बच्चों, जो जो एक्चुअल सील नहीं है, तो ये दिखाती हैं कि जो वेट एंड मेजरिंग के ऊपर सील्स लगती हैं, उन गलत सील्स को आप दिखा रहे हो, तो पहली बार में आपको 6 महीने तक की 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है, दूसरी बार में 6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल। बच्चों ये अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो आप फेक सील रखते हो, फेक सील को यूज़ करते हो, या फिर आप कोई और किसी वेट एंड मेजर के इंस्ट्रूमेंट की सील निकाल के किसी झूठे, किसी गलत इंस्ट्रूमेंट पे वो सील लगा देते हो। इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, जो भी ऑफेंस हैं, जेल जाने वाले ऑफेंसेस हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंडिंग कौन करेगा बच्चों, हु विल डू द कंपाउंडिंग,
जो इस एक्ट के अंदर ऑथराइज्ड ऑफिसर है, डायरेक्टर और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, इनको अथॉरिटी मिलती है। और कंपाउंडिंग के दौरान कंपाउंडिंग अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट कितना हो सकता है, जितना उस ऑफेंस के लिए क्या है, फाइन है। अगर बच्चों इस एक्ट के अंदर कंपनीज ने ऑफेंस किया तो जो बंदा कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के बिजनेस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, वो लायबल होगा। लेकिन अगर वो साबित कर दे कि उसने सारे प्रिकॉशन लिए थे, सारे ड्यू डिलिजेंस लिए थे, तो वो बच जाएगा बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस एक्ट के अंदर कंपनी अगर चाहे तो एक डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकती है कि इस एक्ट के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्टिकुलर डायरेक्टर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। कंपनी की अगर अलग अलग ब्रांचेस हैं तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए, अलग अलग ब्रांचेस के कंप्लाइंस के लिए आप अलग अलग व्यक्ति को क्या कर सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो। उसके बाद अगर बच्चों डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ये लोग भी अपराध में शामिल थे तो इनको भी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। कंपनी अगर कॉन्विक्ट हो जाती है या फिर कंपनी ने अपील की थी और अपीलेट कोर्ट में भी कंपनी हार जाती है, तो फिर कोर्ट कंपनी का नाम पब्लिश कर सकता है बच्चों। कंपनी का बिजनेस क्या है और कॉन्ट्रावेंशन जो है कंपनी न्यूज़पेपर में, मतलब कोर्ट बदनाम कर सकता है कि ये कंपनी यहाँ पे फंस चुकी है इसके अंदर। कंपाउंडिंग अपन ने ऊपर पढ़ा था। नौ बच्चों, मैं चाहता हूँ आप एक क्वेश्चन लिख लें, राइट अ क्वेश्चन। चाहता हूँ एक राइटिंग प्रैक्टिस के। 90% बच्चे ये वाला पार्ट एग्जाम के लिए स्किप करके जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार हम इसे लिख लें। हेडिंग डालिए, state the important features of essential commodity। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखना है, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी। लिख लिया? चलिए बच्चों, हाँ, चलिए। देखा क्वेश्चन, स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। देखो आंसर, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्ट 1955 आर एस। पहला, द एक्ट was passed to control the production, distribution, sale, supply, and trade of essential commodity। दूसरा, the schedule as with the act lists out the following commodities essential commodity।
इस एक्ट के साथ जो शेड्यूल लगा हुआ है वो बताता है कि लिखी हुई कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटीज हैं। कौन कौन सी कमोडिटीज है? सबसे पहला है ड्रग्स। ड्रग्स है कॉस्मेटिक 40। दूसरा है फर्टिलाइजर, वेदर ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तीसरा है फूड स्टफ्स, खाने पीने की, इंक्लूडिंग edible oil seeds and oil। हैंक यार्न, रेशा made from cotton। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल। सीड्स ऑफ फूड क्रॉप्स एंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीड्स ऑफ कैटल फॉडर, जूट सी। ये क्या है बच्चों? एसेंशियल कमोडिटी। लिख लिया बेटा? बी, राइट, सी। द एक्ट ensures that essential commodities are easily available to the consumers। बच्चों, एक्ट इंश्योर करता है कि इसेंशियल कमोडिटीज कंज्यूमर्स को क्या हो जाए बच्चों? आसानी से अवेलेबल हो जाए। एंड प्रोटेक्ट्स द इसेंशियल कमोडिटी फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय अनस्क्रपलस अनस्क्रपलस जो फ्रॉड करते हैं इसेंशियल कमोडिटी में बच्चों, वो स्टोरेज कर लिया इसेंशियल कमोडिटीज को, ये सारी चीजें मतलब कि दबा, वो क्या बोलते हैं यार, होर्डिंग वगैरह कर दिया। ठीक है।
Next, the act is implemented by state government. Central government monitors the action of state governments under the act. इस एक्ट के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट लेगी उन एक्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनिटर कर। मत कर पे अभिमान मत। items that are declared as essential commodity are reviewed from time to time for the economic policies of the government. Under section 3, the central government has been authorized to issue अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को डेलीगेट कर रखी है, ठीक, बट अपन यहाँ पे एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखेंगे। वेरियस ऑर्डर्स फॉर regulating or prohibiting the production, sale, supply, or distribution of essential commodities for the purpose of increasing buy and distribution for comma for making it available at reasonable prices, comma for ensuring its availability for defense needs of India and for efficient conduct of military operations.
The collector has the power to seize and confiscate the commodity ठीक है नेक्स्ट चलिए 10 मिनट notwithstanding in spite of anything contained in any law every offense anyway in spite of anything contained in any law के बदले in BNS भारतीय न्याय संहिता every offense under the act shall be cognizable and police officer can make an arrest without warrant if there is a report in writing दूसरा report is made by public servant के अंदर जो ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट ही है और एनी पर्सन उसके बाद इन केस ऑफेंसेस आर कमिटेड बाय कंपनी इस एक्ट के अंदर अगर ऑफेंस किसने कमिट किए हैं कंपनी every officer in charge of the affairs of the company will be deemed guilty and punished accordingly अब बच्चों सेम if such person proves that offense was committed without his knowledge or he exercised all due diligence then he may escape liability Like this.
करेक्ट लिखना। इन केस ऑफ फर्म, डायरेक्टर मीन पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब अगर सजा डायरेक्टर को है तो पार्टनरशिप फर्म में फर्म के पार्टनर को ही अपन क्या मान लेंगे, डायरेक्टर मान लेंगे। ये हो गया। हैव यू रिटर्न 330 बच्चे, क्या बात है बस, दैट्स रियली नाइस। लिख लिया बच्चे सब लोगों ने? बच्चे लिख लिया सब लोगों ने? दैट्स नाइस। चलो एक बार देख लो क्या है बच्चों इस चैप्टर का। ये जो मैंने लिखवाया आपको, हमारे बच्चे पहले ना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक सेपरेट चैप्टर था, उन्होंने इसको हटा के लीगल मेट्रोलॉजी में कुछ प्रोविजन डाल दिए, ठीक है। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया था? ताकि सरकार को पावर मिल जाए क्या करने के लिए, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल सप्लाई, एसेंशियल कमोडिटी का प्रोडक्शन सेल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम कंट्रोल करें। क्यों? ताकि इसका प्राइस ना बढ़े ज़्यादा। ये सारी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में हम एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं देश की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पे। उसके बाद सेक्शन 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी लाइसेंस दे सकती है, किसी के लाइसेंस छीन सकती है, प्रोडक्शन बढ़वा सकती है, प्रोडक्शन कम करवा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, ये इंश्योर करने के लिए कि देश में हमेशा क्या रहे, प्रोडक्शन कमोडिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, अवेलेबल हों, उचित मूल्य पे अवेलेबल हों, देश की रक्षा जरूरतों के लिए इसेंशियल कमोडिटीज क्या हों, अवेलेबल हों। तो जो इस एक्ट के अंदर कलेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे बोला था कि दुष्यंत तुम 100 किलो शक्कर गवर्नमेंट को बेच दो, मैंने नहीं बेची बच्चों, गवर्नमेंट का ऑर्डर ना मान के 100 किलो शक्कर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया के बाहर, तो क्या वो मेरी शक्कर को सीज कर सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं? हाँ बच्चों, अगर मैंने इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस किया है तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और मुझे पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है अगर एफआईआर हुई है, रिपोर्ट इन राइटिंग हुई है, और रिपोर्ट पब्लिक सर्वेंट ने बनाई है या फिर किसी पर्सन अग्रीव ने पुलिस ऑफिसर पुलिस के सामने जाके कंप्लेंट की है। कंपनी ने ऑफेंस किया तो एवरी डायरेक्टर वुड बी लायबल, लेकिन डायरेक्टर एवरी पर्सन जो एवरी ऑफिसर है कंपनी का जो इंचार्ज ऑफ अफेयर्स है, मतलब डायरेक्टर वुड बी लायबल। लेकिन अगर वो साबित कर दे क्या कि जो भी उसने ऑफेंस किया है वो अ, मतलब उसकी गलती नहीं है, तो पता ही नहीं था ऑफेंस हुआ है, या फिर उसने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था बट फिर भी ऑफेंस हो गया, तो वो लायबल नहीं हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभी के लिए बस करेंगे।